आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गुलामगिरी। ये गुलामगिरी बेसिकली एक बुक है, ठीक है ना। और ये बुक जो है ना ज्योतिराव फुल्ले जी के द्वारा लिखा गया था। अब इस बुक में क्या है, क्यों लिखा गया गुलामगिरी, इस बुक का नाम गुलामगिरी ही क्यों रखा गया, ये सारा का सारा बात हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो टॉपिक का नाम है गुलामगिरी। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है ज्योतिराव फुल्ले। अच्छा, ज्योतिराव फुल्ले को ना हम लोग ज्योतिबा राव फुल्ले भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ज्योतिराव फुल्ले बोले या फिर ज्योतिबा राव फुल्ले बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है। अब आगे, ज्योतिराव फुले वॉज द लीडर ऑफ द लो कास्ट। हम लोग पिछले वाले क्लास से लगातार ये देख रहे हैं कि लो कास्ट को, यानी कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं पहले भारत में, उसको बहुत दबाया जाता था। उनको मंदिरों में परमिशन नहीं था, है ना। मतलब कि बहुत अलग अलग प्रकार से उनको रेस्ट्रिक्शन थे अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो ज्योतिराव फुले जो थे ना उसी लो कास्ट का एक लीडर था, ठीक है। अब अलग अलग भारत में जगह पर लो कास्ट रहते थे, तो भारत के कुछ हिस्सों में हमारे ज्योतिराव फुले भी एक ऐसे लीडर थे जो कि बहुत सारे लो कास्ट इनको मानते थे, यानी कि अपना लीडर इनको मानते थे, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ज्योतिराव फुले जो थे ना एक लो कास्ट लोगों का एक लीडर था जो कि उसके लिए आवाज़ उठाता था, ठीक है। उसके बाद ही वॉज बोर्न इन 1827। इनका जन्म 1827 में हुआ था। एंड ही स्टडीड इन स्कूल्स सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ज्योतिराव फुले जी का जन्म 1827 में हुआ और इनका शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी था, पढ़ाई लिखाई, इनका उस स्कूल में हुआ जिस स्कूल को क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोला था। यानी कि जो हमारे क्रिश्चियन के लोग होते हैं, फादर ये सब जो खोलते हैं अपने पढ़ाने के लिए, उनके द्वारा जो स्कूल खोला गया था उनमें इनका पूरा शिक्षा दीक्षा ये सब हुआ। उसके बाद ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर सुपीरियर टू अदर्स। देखिए, हमने यहाँ पे लगातार बात किया है कि उस समय पे ब्राह्मण्स लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, है ना, सबसे ऊपर समझते थे। लेकिन ज्योतिराव फुल्ले क्या चाहते हैं, ज्योतिराव फुल्ले चाहते हैं कि हम इन पे क्या करें, अटैक करें। यहाँ पे अटैक का मतलब गोला बारूद मारना नहीं, थप्पड़ ऊपर मारना नहीं। अटैक का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्राह्मण जो ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, उनके इस विचारधारा को तोड़ेंगे, है ना। मतलब कि आप सुपीरियर नहीं है बल्कि सब इक्वल है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो अटैक का मतलब यहाँ पे मारना उड़ना नहीं है। अटैक का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है ना। मतलब कि आपका हम अपोज करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे बल्कि हम आपका अपोज करेंगे, इस प्रकार का। उसके बाद ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर आर्यंस। ब्राह्मण्स लोग ये समझते थे ना कि वो लोग क्या है, आर्यंस है। अब ये आर्यन क्या होता है, देखिए, आर्यन का मतलब होता है एक ऐसे प्रकार के लोग जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत बलशाली, बहुत धनवान और सबसे ऊपर रहने वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब ये हो गया कि ब्राह्मण लोग अपने आप को ये समझते थे कि हम आर्यंस हैं। और आर्यंस का सीधा सा मतलब होता है कि वो लोग जो कि पैसा कौड़ी में, प्रॉपर्टी में बहुत आगे होते हैं, पावरफुल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यानी कि समाज में जो कुछ भी है वो वही है, बाकी सब कुछ नहीं है, ऐसा वो समझते थे। तो आर्यंस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण्स अपने आप को भारत में क्या समझते थे, आर्यन समझते थे। और सही बात है, उस समय पे वो, उनके पास ही सारा राइट भी था कि भाई देखो, मंदिर में केवल वही जाएंगे, है ना, पूरा राइट भी उन्हीं का होगा, लैंड ये सब पे। तो यहाँ पे आर्यन ब्राह्मण अपने आप को आर्यन समझते थे। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। ज्योतिराव फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वेर फॉरेनर्स who came from outside the subcontinent and defeated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans। अब ब्राह्मण्स लोग क्या कहते थे, ब्राह्मण्स लोग ये कहते थे कि हम आर्यंस हैं। लेकिन ज्योतिराव फुले जी क्या कहते थे कि आर्यंस जो है इंडियंस नहीं है बल्कि वो फॉरेनर है। यानी कि ब्राह्मण लोग जितने भी हैं भारत में, वो भारत के नहीं है बल्कि वो फॉरेन से आए हुए हैं, यानी कि विदेशों से आए हुए हैं। और देखो साफ लिखा हुआ है, ज्योतिराव फुले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वेयर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि ब्राह्मण कहते थे कि हम आर्यंस हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले उसका अपोज करते हुए क्या कहते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि आप भारत के नहीं है बल्कि आप फॉरेनर हैं, मतलब कि आप विदेशों से आए हैं और भारत में आप बस गए हैं। एंड डिफीटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। अब डिफीटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बाहर से आए और भारत के लोगों को आपने हरा दिया, अपने वश में कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोज हु हैड लिव्ड हियर बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, मतलब कि आपके आने से पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे भारत में, उनको आपने हरा दिया, अपने कब्जे में उनको अपने कब्जे में कर लिया और आपने अपने आप को सुपीरियर साबित कर दिया। ये कहना चाहते हैं ज्योतिराव फुले, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्योतिराव फुले का ब्राह्मण्स पे क्या उनका बात था, या फिर ब्राह्मण्स के लिए ज्योतिराव फुले ने क्या कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. और जैसे जैसे भारत में आर्यंस लोगों का यानी कि ब्राह्मण्स लोगों का दबदबा बढ़ने लगा, समय बीतता गया, वैसे वैसे ये जो है ना डिफीटेड पॉपुलेशन का मतलब हम लोग, मतलब कि हम लोग पहले भारत में रहते थे और ये लोग बाहर से आए, हम लोगों पे हमला कर दिया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और ये लोग ब्राह्मण्स बन गए। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आर्यंस को यानी कि ब्राह्मण्स को जैसे जैसे पावर भारत में मिलता चला गया, वो हम लोगों को डिफरेंटेड पॉपुलेशन मतलब हम लोगों को इन्फीरियर समझना चला गया, मतलब कि हम लोगों को उन्होंने हरा दिया तो हमको वो मानने लगे नीचा आदमी, और हमें को क्या कहा जाने लगा, लो कास्ट पीपल कहा जाने लगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होइएगा कि आर्यंस यानी कि ब्राह्मण्स लोग कहते थे अपने आप को कि हम आर्यंस हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले कहते थे कि ठीक है आप आर्यंस हैं लेकिन आप फॉरेनर हैं, मतलब कि आप विदेश से आए हैं, आप भारत के आदमी नहीं है। हाँ, आप बाहर से आए और आपने भारत पे, बाहर से आप आए और भारत के लोगों पे कब्जा कर लिए और अपने आप को आपने आर्यन साबित कर दिया। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे जैसे आर्यन लोगों का पावर भारत में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो हम लोगों को जो है ना इन्फीरियर समझता चला गया, और इन्फीरियर मतलब लो कास्ट पीपल समझता चला गया वो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ज्योतिराव फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड्स एंड पावर। ज्योतिराव फुले के अनुसार वो मानते ये हैं कि अब आर्यंस हैं, तो आर्यंस मतलब कि वो बाहर से आए हैं, तो आर्यंस लोगों का यानी कि ब्राह्मण लोगों का भारत में जमीन पे उनका कोई अधिकार नहीं है, प्लस आपके पास जो पावर है उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ज्योतिराव फुले का मानना है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ज्योतिराव फुले द लैंड बिलोंग टू द इंडिजिनस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट। ज्योतिराव फुले कहते हैं कि एक्चुअल में लैंड जो है ना वो इंडिजिनस पीपल को बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो लोग जो कि भारत के हैं और जिनको आप लो कास्ट कहते हैं, असल में जमीन का मालिक वही है, और आप अपने आप को गलत तरीके से यहाँ पे बैठाए हुए हैं। ठीक है, ये ज्योतिराव फुले का कहना था। उसके बाद ज्योतिराव फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन पीजेंट्स टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ज्योतिराव फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन पीजेंट्स टिल द लैंड। अब ज्योतिराव फुले यहाँ पे ये कहते हैं कि आर्यन लोगों को यहाँ पे आने से पहले यानी कि ब्राह्मण लोगों को यहाँ आने से पहले यहाँ पे गोल्डन एज हुआ करता था, मतलब एक सुनहरा समय हुआ करता था जहाँ पे किसान अपने जमीन पे खेती किया करते थे। लेकिन क्या आज के दौर में किसानों के पास जमीन है? उस समय का बात कर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जमीन तो ब्राह्मण्स के अंदर में है ना। तो यहाँ पे ज्योतिराव फुले ये कहना चाहते हैं कि आपके आने से पहले यहाँ पे जमीन पे अधिकार यहाँ के किसानों का था, लेकिन जैसे आप आए वैसे सारा जमीन आपने हड़प लिया। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। एंड रूल्ड द कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज, और किसान जमीन पे अपना कब्जा था किसानों का, और किसान ही गांवों पे राज करते थे, वो भी जस्ट एंड फेयर वेज यानी कि पूरी तरीके से साफ सुथरे से, कोई भी छल कपट नहीं। लेकिन यहाँ पे ज्योतिराव फुले किसको एक तरीके से आईना दिखाना चाह रहे हैं? ब्राह्मण्स को, आर्यंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही प्रपोज दैट सुधराज, सुधराज मतलब लेबरिंग कास्ट, मतलब कि जो लेबर के तौर पे काम करते थे, एंड अति सुधराज, अति सुधरा का मतलब यहाँ पे है अनटचेबल्स। ठीक है, यानी कि जिसको कि हम लोग टच भी करना पसंद नहीं करते थे उस समय पर, वैसे लोग हैं। तो ही प्रपोज दैट सुधराज एंड अति सुधराज शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अब यहाँ पे ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि देखो भाई, यदि लोअर कास्ट तुमको यदि अपना राइट चाहिए तो तुम अपने आप को क्या कर लो, यूनाइट कर लो। मतलब कि सब जो तुम लोगों लोअर कास्ट तुमको जो कहते हैं बड़े बड़े लोग, तुम लोग सब आपस में एकजुट हो जाओ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यानी कि जाति के नाम पे जो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, है ना, अपने आवाज़ों को उठाओ। ये ज्योतिराव फुले कहना चाह रहे हैं। उसके बाद ज्योतिराव फुले फाउंडेड एन एसोसिएशन सत्य शोधक समाज हु वर्कड फॉर कास्ट इक्वालिटी। अब यहाँ पे ज्योतिराव फुले जी ने एक एसोसिएशन अपना शुरू किया, यानी कि अपना एक कमेटी बना लिया उन्होंने। उस कमेटी का नाम इन्होंने रखा सत्य शोधक समाज। और ये सत्य शोधक समाज में जितने भी लोग थे उनका काम ये था कि इक्वालिटी लाओ, वो भी कास्ट के बेसिस पे, मतलब कि जितने भी प्रकार के कास्ट के लोग हैं सब आपस में बराबर हैं, ये काम कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ज्योतिराव फुले जी के द्वारा जो एसोसिएशन बनाया गया था उसका नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक है, उसके बाद इन 1873 ज्योतिराव फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका टॉपिक का हेडिंग था गुलामगिरी। अब यहाँ पे देखिए 1873 में ज्योतिराव फुले जी ने एक किताब लिखा, अपने से उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम उन्होंने रखा गुलामगिरी। और गुलामगिरी का मतलब होता है इंग्लिश में स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है
गुलाम, जैसे तुम मेरे लिए काम करो, अब तुमको हम पैसा दे ना दे उससे मतलब नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिए काम करोगे। अब तुम कैसे भी करो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। तो स्लेवरी मतलब गुलामी, है ना, इसीलिए उन्होंने रखा किताब का नाम गुलाम गिरी। ठीक है, और असल में देखा जाए ना तो इस समय उन्होंने जो किताब लिखा 1873 में, और उन किताब का नाम जो गुलाम गिरी रखा, उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए रखा था। क्योंकि उस समय पे जो लोअर कास्ट के लोग थे, उस तरीके से गुलाम ही तो थे, जो अपर कास्ट के लोग कहते थे उनको करना पड़ता था। तो इन्होंने उस गुलामगिरी किताब में वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि एक लोअर कास्ट को सहना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सम 10 ईयर बिफोर दिस, मतलब यहाँ पे हो गया कि गुलामगिरी लिखने के 10 साल पहले द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। गुलामगिरी किताब ज्योतिराव फुले जी के द्वारा कब लिखा गया? 1873 में, और इसके लगभग 10 साल पहले यानी कि 1863 के आसपास जो है ना, अमेरिका में एक सिविल वॉर छिड़ा था। सिविल वॉर का मतलब होता है जब अपने ही कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में लड़ जाए, और लड़ने का मतलब यहाँ पे सिर्फ गाली गलौज झगड़ा नहीं, लड़ने का मतलब यहाँ पे मार काट, बंदूक बंदूक सब चलना, उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर, है ना। तो सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में मार काट करने लगे, एकदम जान से मारने लगे लोगों को, उसको कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, तो लगभग 1863 में, यानी कि गुलामगिरी लिखने के 10 साल पहले, लगभग 1863 के आसपास अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था। और यह सिविल वॉर क्यों छिड़ा गया था? लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में भी स्लेवरी था, अमेरिका में भी लोगों को गुलाम बन के काम कराया जाता था। ठीक है, तो उस गुलामी को खत्म करने के लिए वहां पे सिविल वॉर छिड़ गया था। अब ऑब्वियस ही बात है कि गुलामी को खत्म करने के लिए सिविल वॉर छिड़ा है, तो बताइए कि दो ग्रुप इसमें कौन कौन से होंगे? पहला तो बिल्कुल अपर कास्ट अमेरिका का, और दूसरा लोअर कास्ट जो कि गुलामी पे खट रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था, और सिविल वॉर बेसिकली एक ही मकसद था, गुलामी को यहाँ पे खत्म करो, यानी कि स्लेवरी वाला जो सिस्टम है उसको खत्म करो। उसके बाद ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फाउट टू फ्री स्लेव्स, और ज्योतिराव फुले जी ने जो गुलामगिरी किताब लिखा था, ये किताब पूरी तरीके से उन्होंने डेडिकेट कर दिया किसको? अमेरिका के उस लोगों को जिन्होंने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया था। क्या अपर कास्ट को? नहीं, लोअर कास्ट को। हालांकि अमेरिका में तो दो ग्रुप में लड़ाई हुआ, एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट में। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे अमेरिका के, जिन्होंने स्लेवरी के खिलाफ आंदोलन लड़ा, गुलामी के खिलाफ आंदोलन लड़ा, लड़ाई पीट किया, गोली बारूद जो चलाना था उनको चलाया, तो ज्योतिराव फुले जी ने अपना किताब जो है पूरी तरीके से उनको डेडिकेट कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने मालूम है? क्योंकि पहली बात तो ये, ज्योतिराव फुले क्या चाहते थे कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी आदमी किसी कंट्री में नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे वो अपना किताब उन लोगों को डेडिकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, यानी कि अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, और अमेरिका में पूरी तरीके से स्लेवरी वाला जो सिस्टम था उसको उन्होंने खत्म किया। ठीक है, आगे उसके बाद ज्योतिराव फुलेज मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी। बाद में ज्योतिराव फुले जी की डेथ हो गया, वो मर गए, चले गए हमारे बीच से, लेकिन उनके द्वारा जो ये कास्ट रिफॉर्म शुरू किया गया था, कास्ट रिफॉर्म मतलब कि जाति के नाम पे जो भेदभाव हो रहे हैं उसको सुधारो, उसको खत्म करो, वो जो उन्होंने शुरू किया था, उनके जाने के बाद 20th सेंचुरी में भी इसको लागू किया गया। यानी कि ऐसा नहीं कि ज्योतिराव फुले जी चले गए तो उनके कामों को बंद कर दिया गया, नहीं, बल्कि उनके कामों को और बढ़ाया गया 20th सेंचुरी में, वो भी बहुत ही ग्रेट दलित लीडर के द्वारा। जैसे इसमें से सबसे पहला तो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित के कितने बड़े लीडर हुए, है ना, जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। उन्होंने कास्ट रिफॉर्म के नाम पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और उनको राइट भी दिलवाया लोअर कास्ट को। इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट रिफॉर्म कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया मतलब हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब हो गया जगह हमारा। एंड ईवी रामास्वामी नायकर इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के हम लोग बात करें जैसे केरल, तमिलनाडु, ये सब हो गया, उधर हमारा जो कास्ट रिफॉर्म को लेकर काम कर रहे थे बड़े लेवल पे, वो थे हमारे ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि लास्ट वाले पॉइंट का कहने का मतलब यहाँ पे है, ज्योतिराव फुले जी के चले जाने के बाद भी उनके द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था कास्ट रिफॉर्म का, यानी कि कास्ट को सुधारना है, वो कम नहीं हुआ बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ गया। बल्कि दो बहुत ही बड़े ग्रेट लीडर ने शुरुआत किया उसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो भी वेस्टर्न इंडिया में, और ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी बहुत बड़े लीडर थे, है ना, समाज सुधारक थे, ये भी इन्होंने साउथ में शुरू किया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी तरीके से गुलामगिरी। तो गुलामगिरी बेसिकली एक किताब है जो कि ज्योतिराव फुले जी के द्वारा लिखा गया है, और उसमें ये मेंशन किया गया है कि भारत में रहने वाले
लोअर कास्ट को किस किस प्रकार के समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हु कुड एंटर टेम्पल्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।